बाबा खाटू श्याम जी को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए लोकसभा चुनाव के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के इस सम्मेलन में मैं आप सब भाजपा परिवार रतनगढ़ के कार्यकर्ताओं का, अभिभावकों का, मातृशक्ति का, युवा शक्ति का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, निसंदेह आज रतनगढ़ भाजपा परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के इस सम्मेलन में आने वाले चुनाव में अन्य मार्गदर्शन, आशीर्वाद उनका मिलने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मंडल कार्यालय को, युवा मोर्चाओं को एक संगठित होकर कार्य करने हेतु निसंदेह प्रेरणादायक रहेगा। आज हमें हमारे अभिभावकों का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं श्री मान ओम जी सारस्वत जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री ओम जी सारस्वत, आप वर्तमान में लोकसभा प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। आप भाजपा बीकानेर संगठन प्रभारी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिवार परिषद के सदस्य हैं। आपने आज जो ये भाजपा का वृक्ष एक विशाल वृक्ष दिख रहा है, इसको सींचने में, इसको मजबूत बनाने में आपका योगदान निसंदेह प्रशंसनीय, प्रेरणादायक है। आप आपातकाल में 13 दिन, आप आपातकाल में 19 माह तक जेल में रहे। आपने जनसंख्या की शुरुआत से ही इस क्षेत्र में जनसंख्या विचारों को, राष्ट्रवाद के विचारों को डॉक्टर स्वामी प्रसाद जी मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान राष्ट्रीय प्रेमियों से प्रभावित होकर उनके विचारों को चूरू जिले में मजबूती से एक परिवार बनाने हेतु तो आपने अथक प्रयास किया, मेहनत किया और आपका ही, आपके परिश्रम का ही वो परिणाम है कि आज एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी परिवार रतनगढ़ के रूप में आज यहाँ पर हम सब के बीच उपस्थित हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ रतनगढ़ परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। के बीच हमारे लोग आगे पूरे विधायक, इस रतनगढ़ के विकास को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले, इस रतनगढ़ के प्रत्येक नागरिक का 24 घंटे उसकी सेवा हेतु तैयार रहने वाले हमारे लिए परम आदरणीय हमारे लोक लाडले विधायक, पूर्व विधायक महोदय श्री अवनीश जी महर्षि भी उपस्थित होंगे। रवि जी आर्य, भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ संभाग के वो प्रभारी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं श्रीमान डॉक्टर अविनाशी पारिक, भाजपा प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के क्षेत्र संयोजक, जिला संयोजक, लेखक, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यों में पूर्ण रूप से भागीदार रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा को मजबूती से यहाँ पर एक मजबूती से टीम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अविनाश जी पारिक, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं श्री अर्जुन सिंह जी प्रांसद जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। निसंदेह से काफी लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा परिवार के मजबूत सदस्य रहे हैं। आप
भी उनमें से एक हैं जिन्होंने इस परिवार को सिंचा। अपनी जवानी का जो मूल दोष होता है वो इस परिवार को मजबूत बनाने के लिए दिया। वर्तमान में आप विधानसभा प्रभारी हैं। हम आज आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक ऐसी युवा शक्ति जिन्होंने न केवल रतनगढ़ का नाम रोशन किया है तो राजस्थान के क्षेत्र पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूती के साथ रखा है, संगठन में एक बहुत ही प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो रतनगढ़ से बिलोंग करते हैं। हम सुश्री शिखा वैद जी से निवेदन करते हैं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। से ही बहुत ही सक्रिय रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो शाखाओं में अपनी एक लंबे समय से जुड़े रहे और जिन्होंने एक अनुशासित व्यक्तित्व के साथ इस भाजपा परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं हमारे भाजपा परिवार रतनगढ़ के अभिभावक श्री बजरंग जी मुजर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम सबके बीच शिक्षा जगत में जाना माना नाम IAS से मानित विश्वविद्यालय सरदार के पूर्व कुलपति डॉक्टर दिनेश जी वैद, उनका भी हमें सानिध्य, मार्गदर्शन, आशीर्वाद आज इस महत्वपूर्ण मंच पर सम्मेलन पर हमें मिल रहा है। हम भाजपा प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ परिवार आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि ये निस्संदेह इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है कि हमें अपने उन अभिभावकों का मार्गदर्शन, उनके अनुभव मिलेंगे जो निश्चित रूप से आने वाले एक महीने में हमें और ज्यादा संगठित होकर मजबूत होकर काम करने हेतु प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे। वो न केवल सिद्धांतवादी राष्ट्रवादी विचारधाराओं पे काम करता है, बल्कि वो वृक्षारोपण, चाय पर चर्चा, अपने अपने भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपराओं की संगोष्ठियां आयोजित करना, अपने सनातन की मूल चीजों के हेतु संगोष्ठियां आयोजित करना, मन की बात, नमो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस स्वप्न के साथ सुविकसित और सुशिक्षित भारत, इस हेतु समय समय पर अपने सम्मेलन आयोजित कर युवाओं हेतु प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। पार्टी प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ रतनगढ़ परिवार की ओर से आज इस प्रांगण में उपस्थित सभी अभिभावकों का, सभी युवाओं का एक बार पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विकृत मानसिकता के साथ तुष्टीकरण की राजनीति हुई, जब इस देश के मूल सिद्धांत वसुदेव कुटुंबकम सर्वभौमतु सुखी ने अतिथि देवो भव को दरकिनार कर एक समुदाय विशेष हेतु राजनीति हुई। जब राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, परिवारवाद की राजनीति हुई, तब इस देश में कुछ ऐसे शख्स खड़े हुए, कुछ ऐसे व्यक्तित्व खड़े हुए जिन्होंने तय किया कि हम इस देश को, इस राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर एक ऐसी विचारधारा इस जन जन तक पहुंचाएंगे जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के पर्वो धर्म पर विश्वास करेगी। निसंदेह मैं इस पावन पर्व पर याद करना चाहूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, हमारे परम अभिभावक, एक ऐसे बेमिसाल व्यक्तित्व जिनके बारे में अगर बोला जाए, जिनके बारे में अगर बताया जाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा लंबा समय लग जाएगा, जिनका एक छोटी सी चीज से हम आकलन कर सकते हैं कि इस देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहेंगे, और जिन्होंने ये जानते हुए कि शायद
मेरा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मैं इस देश में अखंडता एकता के लिए मैं कार्य करूंगा और राष्ट्रवाद की नींव रखूंगा। और जम्मू कश्मीर की उन्होंने यात्रा की। वो परिवार सौभाग्यशाली होता है जो अपने अभिभावकों के सम्मान, उनके अनुभव पर चलता है, उनका सम्मान। हमें उन अपने परम सौभाग्यशाली अभिभावकों का सम्मान करने का अवसर मिल रहा है। मैं मंचस्थ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री ओम जी सारस्वत सहित मंचस्थ उपस्थित समस्त अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि वो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद लें, उनका अभिनंदन करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे। एक साथ एक बार जोर से हाथ उठाकर वंदे वंदे वंदे। एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भाव से काम कार्य करने वाले मंच पर उपस्थित हो। जी सर, हमारी मूल मान्यता है और आज हमारा ये परम सौभाग्य भी है कि हमें अपने अभिभावकों का सम्मान करने का अवसर मिल रहा है। मैं थोड़ा सा मैंने प्रत्येक मंच पर यह कहा है कि जब हमें उपयोग करना चाहिए माता पिता गुरु संत और अतिथि प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, सम्मान होना चाहिए। माता पिता जिन्हें देवताओं से ऊपर कहा माना गया है और साधु संत के सत्संग के बिना ये जीवन बेकार है, इसका ध्येय नहीं मिल सकता। अतिथि किस रूप में नारायण आ जाए, अतिथि का सदैव सम्मान होना चाहिए। और गुरु अगर गोरखनाथ जैसे मिल जाए तो ये जीवन का बेड़ा पार हो जाए। और आज ये हमारे बहुत ही सौभाग्य है कि हमें अपने अभिभावकों का सम्मान करने का सुअवसर मिल रहा है। मैं इस क्रम में श्री जगदेव जी साकोलिया से निवेदन करूंगा कि वो हमारे वरिष्ठ अभिभावक श्रीमान ओम जी सारस्वत का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करे, अभिनंदन करे, स्वागत करे। श्रीमान जयप्रकाश जी दापटाई, आपसे निवेदन है कि हमारे वरिष्ठ अभिभावक श्री वासुदेव जी चाकलान जी से निवेदन है कि स्वागत करें। श्री राधेश्याम जी फ्रांसा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। मैं श्रीमती यशोदा देवी, श्री सेतुराम जी सोनी, डॉक्टर दिनेश जी बेद का अभिनंदन करें। हम सबके बीच उपस्थित श्री सुबल चंद जी मंडाल का अभिनंदन स्वागत करने के लिए मैं श्री कांत जी देवदार जी जिम्मेदार आप आए और सुबल चंद जी मंडाल का और हम सब उपस्थित एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जी से निवेदन है कि वो हमारे वरिष्ठ अभिभावक श्री ओम जी सारस्वत का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। श्री पीरामल जी से निवेदन है कि वो भी ओम जी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भाई साहब तुलसी राम जी से निवेदन है कि आप आगे कराओ। हम सबके बीच उपस्थित इस पावन पर्व पर हम सबका मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। पहले चालू ठीक करो। इन्हें जो ये रहा। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, वंदे मातरम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के संयोजक परम सम्मानीय ओम जी सारस्वत, हमारे इस प्रबुद्ध तंत्र प्रकोष्ठ के इस बीकानेर संभाग के प्रभारी रवि जी आर्य, रतनगढ़ की जाई जलमी बहन शिखा बैद, जो महिला मोर्चा में प्रदेश मंत्री के नाते काम देखती है, आज हमारे बीच पधारी है। डॉक्टर दिनेश जी बैद, आप भी रतनगढ़ से बाबू लालचंद जी बैद के पुत्र हैं। शिखा प्रगोत्री है लालचंद जी बैद की। हमारे इस प्रकोष्ठ के जिले के तो जिला का काम देखते हैं ऐसे अविनाश जी पारिक, विधानसभा के संयोजक श्री अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, सुगंधन जी भंडार, अजय जी गार्गी उपस्थित, प्रभुचंद मातृशक्ति, डबल इंजन की सरकार बने हुए अभी थोड़े ही दिन हुए और डबल इंजन की सरकार क्या होती है ये आप लोगों ने देखा होगा। 3 दिसंबर को विधानसभा का परिणाम आता है। 15 दिसंबर को हम सब के बीच में से एक सामान्य कार्यकर्ता जो पहली बार विधायक बनता है, उसको राजस्थान की बागडोर संभला दी जाती है और 17 दिसंबर को वह सामान्य सा कार्यकर्ता जो हमारे बीच में से आता किया जाता है। राजस्थान में 18 बार पेपर लीक हो जाते हैं, आप टेलीविजन पर देखते होंगे। राजस्थान के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई एसआई अपनी ट्रेनिंग ले रहा होता है, उसे पकड़कर जेल में भेजा जाता है। अपने चोरू जिले से भी 3 एसआई की ट्रेनिंग लेने वालों को ये सामान्य सा कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा की सरकार जो वायदा हमने युवाओं से किया था उसको पूरा करता है। और अब तक 65 ऐसे लोग जिन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया पीछे जा चुके हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में कहीं भी अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज वार्ता बहुत है, ओम जी ऐसा हमारे बीच उपस्थित है, पूरा विषय को हम सबके बीच में रखेंगे। लेकिन जुम्मा 4 महीने में राजस्थान की सरकार ने वो कारनामे कर दिखाए जिसकी कल्पना करना 30 साल से चमड़ा दल समझौता जो सीकर, चूरू और झुंझुनू के हम सब लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, उसको
उसका एमओ साइन हो चुका है और ये तीनों जिले अब पानी की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, 13 जिले जो पूर्वी राजस्थान के, जिसको ECRBS के नाम से जाना जाता था, कांग्रेस ने वर्षों वर्षों तक उसको लटकाए रखा। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी, या को तुरंत लागू कर दिया। गैंगस्टर के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन जिस दिन 17 तारीख को ही SIT का और एंटी गैंगस्टर का गठन किया। राजस्थान में गैंगस्टर वार की घटना नहीं सुनी। मित्रों, देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। मोदी जी का सपना है कि जब 2047 में हमारा देश स्वर्ण जयंती मनाए आजादी की, तब हमारा देश दुनिया की तीसरी ताकत बने, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने। हमारे जितने भी गुलाम मानसिकता के जो सोच है वो सारे खत्म हो जाए। अमृत गार्डन राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन के नाम से अपन जानते थे, मोदी जी ने उसका नाम रख दिया अमृत गार्डन। ऐसे जितने भी गुलाम मानसिकता के जो चिन्ह थे वो आम भारतीयों को ये लगे कि सबसे दूर हो। मोदी जी जो विदेश से हमारे मेहमान आते हैं, तब हम क्या भेंट करते थे? पहले कांग्रेस शासन, ताजमहल, कुतुब मीनार। मोदी जी क्या भेंट करते हैं? रामायण, महाभारत। क्या दिखाने ले जाते हैं? गंगा आरती के दर्शन कराते हैं विदेशी मेहमानों को। तो ये सारी बातें इस देश को गौरवान्वित करने वाली जो बातें हैं वो मोदी जी के जहन में है। मोदी जी तो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। 20 साल 18 साल मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री के और 10 साल ये 23 साल के लगभग उनका जो कार्यकाल में एक माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ उन पर अंगुली उठा सकती। इच्छा शक्ति जब आदमी की काम कर रही, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने का मोदी जी का सपना है, इसलिए हमें रात दिन एक करके अब की बार 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है उसको साकार करना है। और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हमारा देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, वो लक्ष्य हम प्राप्त करें। मेरी बात कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हमारे माननीय विधायक अविनेश जी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। निसंदेह जैसे आपने बताया कि एक सामान्य कार्यकर्ता को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी परिवार में ही इतने बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे आपने बताया कि जिस तरह से महाराजा गंगा सिंह जी ने राजस्थान की जल की समस्या को दूर किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही दूसरा भागीरथ बनकर इस क्षेत्र की जल की समस्या को पूर्ण रूप से खत्म करेगा। आपका अभिभावक उद्बोधन निस्संदेह आने वाले चुनावों में हमें नया मार्गदर्शन देगा। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम सबके बीच उपस्थित मैं समझता हूं कि अपने ध्येय में अडिग रहने वाले, चाहे स्थिति कुछ भी हो, सदैव
एक कार्यकर्ता के साथ, एक नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इस भारतीय जनता पार्टी परिवार विधानसभा क्षेत्र को अपनी नेतृत्व, अपनी कर्मठता, अपनी मेहनत से एक नया आयाम देने वाले हम सबके बीच उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्री अभिनय जी बेड़सिका में भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन प्रकोष्ठ रतनगढ़ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उनके स्वागत हेतु एक कोरोना योद्धा जिन्होंने कोरोना काल में रतनगढ़ में निस्संदेह एक अलग ही काम किया, श्री हनुमान सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भाई साहब को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। हम सबके बीच उपस्थित हैं भाजपा प्रबंधन प्रकोष्ठ के संभाग प्रभारी श्री रवि आर्य जी। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन दे। विराजमान रतनगढ़ से पूर्व विधायक बड़े भाई अभिनय जी, लोकसभा के प्रभारी और हम सब के आदर्श ओम जी भाई साहब, मंच पर विराजमान बजरंग जी गुर्जर साहब, हमारे प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के जो जिला संयोजक है अविनाश जी, प्रदेश में महिला मोर्चा में मंत्री छोटी बहन शिक्षा जी, अर्जुन सिंह जी, अजय गार्गी जी, डॉक्टर दिनेश जी, सम्मानित मेरे सामने विराजमान रतनगढ़ के प्रबुद्धजन, आज प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ का ये कार्यक्रम आपके रतनगढ़ से हमने शुरुआत की। हालांकि मैं उम्र में आप सब लोगों से छोटा हूं, सीखने को पिछले 3 साल में आप लोगों से बहुत मिला। पार्टी ने संभाग प्रभारी की जिम्मेवारी मेरे को दी। राजनीतिक तौर पे बजरंग जी भाई साहब ने मेरे से पहले काफी आपसे वार्ता की। मेरा परिवार राजनीति में रहा है। दादाजी रावतराम जी 5 बार विधायक भी रहे, चूरू के पहले जिला प्रमुख रहे। आज मेरी धर्मपत्नी भी चूरू जिले की वर्तमान में जिला प्रमुख है। इसके साथ साथ संगठन का कार्य जो मुझे मिला है, मैं कोशिश कर रहा हूं अपना सर्वस्व देने की। आज लोकसभा का चुनाव अपने सामने है। आने वाली 19 तारीख को हमें मतदान के लिए जाना है। मैं पिछले कुछ दिनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की टिकट तय हुई, उस दिन से जो चूरू जिले की जनता है उसमें अलग अलग कयास लगाए जाते हैं। कांग्रेस की टिकट भी तय हो जाती है। उस तय होने के बाद में जब हम देश के सबसे बड़े चुनाव में जा रहे हैं, तो बिना मुद्दों के सामने वाली जो पार्टी है वो बातें कर रही है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, कहीं देश के विकास की बात नहीं होती, हमने जो काम किए उनकी बात नहीं होती, बात हो रही है जातिवाद की। कहां तक सही है, आप लोगों का बड़ा अनुभव है। देश का ये चुनाव देश की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला चुनाव है। हम किस आदमी के साथ में मिलकर देश का भविष्य रचने जा रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता। और ये सोचने की आवश्यकता जो पिछले 10 साल में हम लोगों के यहाँ से कार्य हुए हैं, वो जनता तक पहुंचाने का कार्य हमारा और आप सबका है। क्योंकि हम राष्ट्र प्रेम की भावना से काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। हमारी पिछले 10 साल में जिस तरह की योजनाएं रही, जब 70 साल तक सब इनकी सरकार रही है, जिस रोड पे जाते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी। बात कर रहे हैं चारों तरफ किसानों की, किसानों के साथ ये हुआ, किसानों के लिए भी फसल बीमा देने वाली कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये चीजें हमें गांव के आखिरी छोर पे बैठे हुए आदमी को बताते हैं।
शहर के वार्ड के आखिरी व्यक्ति तक लेके जाने हम सब लोगों का दायित्व है। हम लोगों का ये दायित्व है, जो योजनाएं पिछले 10 साल में चली और जो योजनाएं चली किस तरह से क्रियान्वित हुई। योजना बनाना एक बात है, योजना का क्रियान्वयन भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से योजनाएं आम आदमी के लिए सोचा गया, आम आदमी तक पहुंचाई गई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज बात हो रही है, अगर मैं हमारी सामने वाली पार्टी की बात करूं, सिर्फ जातिगत व्यवस्था के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हम प्रबुद्ध, हम बहुत अनुभव के साथ में आज यहाँ पर बैठे हैं। मेरे से तो सब लोगों का, लगभग जो लोग हैं सबका अनुभव ज्यादा है। क्या इस तरह के चुनाव से देश बनना चाहिए, देश की सरकार बननी चाहिए? क्या इस तरह के प्रतिनिधि जाने चाहिए संसद में जो सिर्फ जातिगत व्यवस्था तक सीमित रहे? सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है, और आखिरी आदमी तक, हर एक मतदाता तक ये बात पहुंचाने का विषय। बाकी सारा जो विषय है, मुख्य वक्ता के तौर पे ओम जी भाई साहब हम सबको बताएंगे। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएं और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार पहुंचाने का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। निसंदेह आपने जैसे हमें बताया कि ये चुनाव जातिवाद की ओर खींचा जा रहा है, लेकिन हम आप जैसे अभिभावकों के मार्गदर्शन में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की मजबूत प्रबंधन व्यवस्था, उसकी विकास, श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा भ्रष्टाचारी मुक्त जो सुशासन उन्होंने दिया है, निसंदेह हम आप अभिभावकों के मार्गदर्शन में वो प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाएंगे। और इस जातिवाद की जो धारणा बनाई जा रही है, इसको नस्ते नाबूद कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं सभा क्षेत्र के प्रभारी, हम सबके वरिष्ठ अभिभावक श्री अर्जुन सिंह जी फ्रांसा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। आज के इस प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के इस सभा में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे संरक्षक एवं हमें भारतीय जनता पार्टी में काम करने के संस्कार देने वाले हमारे लोकप्रिय नेता हमारे ओम जी भाई साहब, हमारे रतनगढ़ विधानसभा के हमारे नेता, पूर्व विधायक एवं हम सब का ध्यान रखने वाले हमारे लोकप्रिय नेता श्री अवनीश जी महर्षि साहब, एवं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण एवं बुद्धि जन प्रकोष्ठ के सभी पधारे हुए सम्मानीय बुजुर्गों एवं सम्मानीय युवा साथियों, प्रिय बंधुओं, वैसे तो आप सभी अनुभवी जन लोग हैं, आप सभी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। हर चुनाव में आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग और आपके साथ काम करने का मुझे काफी वर्षों से मौका मिला है। आप सभी लोग अनुभवी हैं इस मामले में। अब आने वाले चुनाव में हम सबको मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सबको एकजुट होकर के हम काम करना है और आने वाली 19 तारीख तक प्रत्येक बूथ पर हम सबको मिलकर के काम करना है और हम सब को हमारे साथ युवाओं को साथ लेकर के प्रत्येक बूथ पर मेरा बूथ कैसे मजबूत, इस बात का ध्यान रखते हुए हम हमारे बूथों पर 19 तारीख तक एक एक बूथ का ध्यान करके हमें ज्यादा से ज्यादा वोट गिराने हैं और हम सबको इस चुनाव में विजय से दिलानी है। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं इस प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटी सूचना पर आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। कर्मठ मेहनती अभिभावक के मार्गदर्शन में हम अपने ध्येय में सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी उपस्थिति सदैव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगी। मैं हम सबके बीच उपस्थित शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाविद, एक लंबे समय तक कार्य करने वाले डॉक्टर दिनेश जी बैद जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी हमें संबोधित करते हुए हमें मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। सम्माननीय श्री ओम जी शाश्वत साहब,
मंचासीन समस्त पदाधिकारीगण, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि ये प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ की बैठक है और सभी प्रबुद्ध जन विराजे हुए हैं। तो सबसे जो आवश्यक कार्य मुझे लगता है प्रबुद्ध जनों का, वो है लोकमत परिषद का। ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर मतदान हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझें कि आज भारत जिस स्थिति में 10 सालों के अंदर पहुंचा है, आने वाले 5 सालों के अंदर ऐतिहासिक निर्णय। केवल इतना ही नहीं, सब जानते हैं, विपक्ष भी जानता है, हर एक भारतीय जानता है कि इस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी आने की सरकार आने से कुछ नहीं होगा। हमें 3/4 मेजोरिटी चाहिए। अगर ऐतिहासिक निर्णय हमें लेने हैं तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए, 400 पार चाहिए। इसलिए एक सीट महत्वपूर्ण है। मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जो भी हमें मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त हो, हम आज से नहीं बल्कि अभी से उस पर अनुसरण करें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे हमारा ध्यान आकर्षण किया कि हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में मतदान करें। निसंदेह अगर देखा जाए तो ये एक बहुत कमजोरी भरा बिंदु रहता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार इसमें सुधार करते हुए बड़ी संख्या में मतदान कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। डॉक्टर अविनाश जी पारिक साहब, भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ जिला संयोजक, आपसे भी निवेदन है कि भाई साहब आप हमें संबोधित करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। परम सम्मानित मंच, भाइयों बहनों, सादर प्रणाम। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के सम्मेलन का ये पहला सोपान इस छोटी काशी से शुरू हुआ है। ये सौभाग्य का विषय है और सबसे महत्वपूर्ण, आज हमें जो संबोधन मिलने वाला है, जिन्हें पूरे जिले में आज के आधुनिक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाता है, हमारे ओम जी भाई साहब, और जिनका कर्म पार्टी के साथ साथ पूरे राज्य में हमारी ज्ञान परंपरा और हमारी जो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का जो श्रेष्ठ कार्य किया है, वो इस मंच के लोगों ने किया। और मैं तो आप सबसे बहुत कम अनुभव में हूँ। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि विभिन्न जो मंडलों से संयोजक और सह संयोजक और सह संयोजिका आई हैं और हमारी बहनें आई हैं, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है और पूरे विश्व में आज भारत सिरमौर है और कैसे भारत की ओर गरिमा बढ़े, इसके लिए हमें नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है। और मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मजबूत प्रतिनिधि, एक विश्व चैंपियन देवेंद्र जी को भेजा है, तो हम सब प्रबुद्ध जनों की ये जिम्मेदारी होती है कि उनको भारी बहुमत से हम जिताकर संसद में भेजें, ताकि एक ऐसा नया व्यक्तित्व जो हमारे देश को में चूरू जिले को चैंपियन की तरफ ले जाए, चूरू जिले को विकास की तरफ ले जाए। तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि हर प्रबुद्ध व्यक्ति कम से कम 20 जनों को प्रेरित करें, आज से ये काम शुरू कर दे, क्योंकि आप में से कई रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं, तहसीलदार हैं, अकाउंटेंट हैं, सभी टीचर्स हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो सबसे बड़ी जो शक्ति होती है इस देश में, वो प्रबुद्ध जनों की होती है। और आज ये पार्टी जो खड़ी है प्रबुद्ध जनों के पीछे खड़ी है। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि आप सब केंद्र में नरेंद्र, जिले में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र और केंद्र में नरेंद्र, और अब की बार 400 पार, ये लक्ष्य हमारा हो गया। तो ये समझ लीजिए कि हम भारत को 5 सालों में, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, कि बहुत आगे ले जाएंगे। ये हमारा जो स्वप्न है देश का, ये पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। निसंदेह आपके सुझाव, आपके मार्गदर्शन हमें मजबूत करेगा और हम फील्ड में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवा धात्री, सभा संविधान नमोस्तुते।
Politics is not just about power and money. It is for improvement of people's life. इस ध्येय के साथ कार्य करने वाले रतनगढ़ की युवा जिन्होंने पूरे राजस्थान में इस हनुमान प्रसाद जी पोदार की पवित्र जन्मभूमि सेठ सूरजमल जी दलाल की इस कर्म भूमि का नाम रोशन किया, मैं श्री सुश्री शिखा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने अमूल्य सुझाव हमें आज संबोधित करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाए, हमें मजबूत बनाए। जैसा आदरणीय ओम जी भाई साहब ने कहा, फिर भी भाई साहब आपका और हमारे आदरणीय ऊर्जावान मेरे आदर्श आदरणीय दिनेश जी भाई साहब का तो नाम लेना चाहूंगी। आप मंच पर उपस्थित आदरणीय बजरंग जी भाई साहब, आदरणीय ओम जी भाई साहब, रवि जी भाई साहब, मेरे काको सा आदरणीय दिनेश जी भाई साहब और अर्जुन जी, पावन धरा के सभी प्रबुद्धजन, आप सभी को पहले मैं सादर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सभी यहाँ एकत्रित हुए आज जो हमारा चुनावों को देखते हुए जो समय है, उसमें बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगी कि आज जो हम अपने आसपास ये जो बदलता हुआ भारत देख रहे हैं, मुझे लगता है इस सकारात्मकता को हम सभी अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। आज जो हम अपने आसपास के बदलाव देखते हैं, ये सब बातें तो हम करते ही हैं कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है, आईटी के नए आयाम हमारा भारत गढ़ रहा है, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, हमारे आसपास जो बदलाव आए हैं, डिजिटल भारत की बात हम करने लगे हैं, जो एक सपने जैसा लगता था कि इतनी बड़ी जनसंख्या में डिजिटलाइजेशन होना कैसे संभव है। लेकिन आप प्रबुद्धजन से लेकर मेरे जैसे लाखों युवा इस अमृत काल के साक्षी बन रहे हैं। उस नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसे ऐसे आयाम भारत गढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने कोरोना काल में देखा, जब भारत मतलब एक ऐसा देश हुआ करता था जो दूसरों पे आश्रित रहता था, उस भारत ने केवल अपने लिए नहीं, अपनी इतनी बड़े जनसंख्या के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी कोरोना की वैक्सीन पहुंचाकर हमारे वसुधैव कुटुंबकम के भाव को साथ देकर दूसरे देशों को भी कोविड वैक्सीन प्रोवाइड किया, उनके तक पहुंचाया जो जरूरतमंद थे। हमने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये हमारा बदलता हुआ भारत है, आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत, आपके और मेरे सपनों का भारत, विकासशील देश से विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ हमारा देश। मुझे लगता है आज ये जो चुनाव आए हैं, ये उस विकसित भारत के सपने को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। और ये जो वर्ग मेरे सामने बैठा है, प्रबुद्ध जन वर्ग, मैं ये मानती हूँ कि समाज में यदि कोई बदलाव लाना है या समाज के बदलाव की बात को यदि समाज के लोगों तक पहुंचाना है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है हमारा प्रबुद्ध जन। अपने स्वयं के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये वर्ग वो वर्ग है, प्रबुद्ध जन वर्ग वो वर्ग है जिनकी बात को समाज में सुना जाता है, उसे महत्व दिया जाता है। और यदि किसी बदलाव की बात करनी हो तो उनके अनुभव को, उनके विचार को बहुत सकारात्मकता से समाज स्वीकार करता है। तो आप सभी, जैसा कि समय की कमी है, आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि हमारी पावन धरा चुरू लोकसभा के लिए हमें एक ऐसा प्रत्याशी मिला है जिसने अपने जीवन का सबसे अनमोल समय माँ भारती का गुणगान कराने में व्यतीत किया, जिसने माँ भारती के आन बान और शान को बढ़ाने में अपना समय बिता दिया। 3 बार के ओलंपिक मेडल के विनर और 7 करोड़ दिव्यांग जनों के प्रतीक बनने जा रहे चूरू लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया को अपना अमूल्य वोट दें। और उस दिन आप सब यही प्रयास करें कि अधिक से अधिक वोट हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में
डलवाने की अपील करें और जिस बदलाव के आप और हम साक्षी बन रहे हैं वो 2047 का भारत जिसका सपना आपने और मैंने और आदरणीय मोदी जी ने देखा है, हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक ने देखा है, उस स्वप्न को साकार करने में हम सब अपना योगदान दें। इसी उम्मीद के साथ आप सबको पुनः वंदना करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस निर्णयकारी चुनाव को हम सब अपना 100% देते हुए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार कमल खिलाएंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह आप के द्वारा बताए हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना 2047 में विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, सुशिक्षित भारत, इस कल्पना को पूर्ण करने के लिए वर्तमान चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वोट निसंदेह डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी कर्मठ राष्ट्रवाद के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले भ्रष्टाचारी मुक्त एक उच्च प्रबंधन देने वालों के लिए होना चाहिए। ये बात हमें मतदाताओं तक पहुंचानी चाहिए। निसंदेह आप जैसे मजबूत अभिभावक के मार्गदर्शन संगठन में हम 100% ये बात घर घर पहुंचाते हुए 19 अप्रैल को एक ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए हमारे प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया के जीत की नींव रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच उपस्थित अभिभावक, अनेकों पद को सुशोभित करने वाले, अपनी कम उम्र से ही राष्ट्रवाद के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले, जो आज भारतीय जनता पार्टी का जो वट वृक्ष खड़ा है उसकी नींव में अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता, अपना सब कुछ लगा देने वाले परम सम्माननीय, परम आदरणीय अभिभावक श्री ओम जी सारस्वत का भी हमें आज मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमें संबोधित करते हुए आशीर्वाद दें। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है पता है? उम्र का एहसास हो गया कि आशीर्वाद देने वाली स्थिति में आ गए हैं। अभिनेश जी, महर्षि जी विराजमान है। पूर्व विधायक के रूप में संबोधित किया गया। विधायक पूर्व हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिंदा दिल कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं हो सकता। और हर पूर्व वर्तमान बन जाता है। राजनीति संभावनाओं से भरा हुआ इलाका। विधानसभा में जो चूक हो गई उसका भी अचूक जवाब है। कमल का निशान लेकर एक बहुत बड़ा अवसर हमारे दरवाजे पर खड़ा है। ये पूर्व लगने का जो एहसास है वो अपने आप दूर हो जाएगा। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जन और बहन और भाइयों, मंच और बैनर भारतीय जनता पार्टी का है और लोकसभा का चुनाव, तो ये तो समझ में आ गया हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? पर आपको ये लगता होगा कि 10 वर्ष के गौरवशाली कार्यकाल की गौरव गाथा को बताने के लिए ये मंच सजाया गया। नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के शानदार कार्यकाल की जानकारी मुझे जितनी है, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुझसे अधिक आपको है। और यह भी हो सकता है आप में से भी कभी आप में से भी अधिक किसी और को। जिस नेता के पीछे सारी दुनिया खड़ी है, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से भरोसे का नेता दुनिया में नहीं है। उनकी उपलब्धियों को कौन नहीं जानता। उपलब्धियां बताने की बात नहीं, बात क्या है?
बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जन वर्ग को क्यों बुलाया गया? तो प्रबुद्ध जन, अब इसकी भी कोई परिभाषा दे सके तो दे दीजिए। विचारवान होता है, चिंतक होता है, दार्शनिक होता है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता है, अच्छे कामों के लिए राय भी लेता, पर बुद्धिजीवी कभी डिपेंड नहीं होता, वो परजीवी नहीं होता। उसमें इतनी ताकत होती है, वो हवा के रुख को भी बदल सकता है। और आप हवा के रुख के बदलने की ताकत रखते हैं, और इस समय कोई भी झोंका यदि बीजेपी के खिलाफ जाता है तो उसका समन करने का काम आप ही का काम है, इसलिए आप ये बुद्धिजीवी वर्ग, आप जो नैरेटिव सेट करेंगे, या तो बुद्धिजीवी इसलिए घर में ही बैठे रहे, वोट तो लोग देंगे, मैं ये नहीं मानता। आप जो नैरेटिव सेट करेंगे वो ही नैरेटिव चर्चा में बदलेगा, और जो चर्चा आपके सेट किए हुए नैरेटिव से चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बनेगी, और जो समर्थन होगा वो मतदान में बदलेगा, और मतदान भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत में बदलेगा। ये काम जिनको कर रहा है सबसे अगवा आप। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, ये जो 400 पार की बात आपने बता दी, कागर में सागर भर दिया इन्होंने, इनके सम्मान में तालियां बजाओ, वो बात कह दी जो लोग लंबे भाजपा में नहीं कह सकते। हमारे पास पूर्ण बहुमत था, 303 ही थे, और ऐसे करामाती फैसले कर दिए जो 50 साल तक लटके हुए थे। दुनिया देखती रह गई, और आप थोड़ी कल्पना कीजिए, जिस दिन 400 पार नरेंद्र मोदी जी चले जाएंगे, उस दिन नजारा क्या होगा। उस शानदार दिन को देखने के लिए 400 पार जाने की बात हम कह रहे हैं। चुनाव में चल क्या, उसको थोड़ा समझिए। एक तो आपके नेता यहाँ के, आपके नहीं, यहाँ के क्या भाषण देके गए, सुना आपने? बहुत खतरनाक बात कही है, 5 लाख मार ला। क्या अर्थ है इसका? मंडेलिया जी ने कहा ना, सुना आपने, 5 लाख मारना, इसका अर्थ क्या है? ये पूरे समाज को चुनौती है, इसका जवाब देने की आवश्यकता है। ये बात हमको समझानी पड़ेगी। इसमें लोकतंत्र, मोदी जी का राज, डबल इंजन की सरकार है, और कोई ये कह दे कि 5 लाख मारना, और चुनौती देकर राजनीति चलाने वालों को समन करना अति आवश्यक है। क्या चर्चा चल रही? टिकट काट दी गई। टिकट राजनीति में कभी कटती नहीं, टिकट तो दी जाती है। पिछली बार राहुल जी को टिकट दी गई ना, इस बार झाझड़िया जी को दी। टिकट काटने की यदि बात है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, टिकट काटने की यही बात है, तो वहां भी तो कोई टिकट की दावेदारी में था। कृष्णा पूनिया जी का नाम चल रहा था या नहीं चल रहा था? आपके भूसाराम जी गोदारा का भी नाम आ रहा था या नहीं आ रहा था? नरेंद्र गुडानिया जी के नाम था या नहीं था? मंडेलिया जी का नाम कहीं से उभर रहा था या नहीं था? वो कहते हैं क्या इनकी टिकट को काट कर राहुल जी को टिकट दी गई? कहते हैं नहीं कहते? तो फिर यहाँ टिकट किसकी काट कर किसको दी गई, ये चर्चा जानबूझकर चलाई जाने वाली है। ये नैरेटिव हमें सेट करने की आवश्यकता है।
राजनीति हम करते हैं, मैं 40 साल 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में पंच का टिकट भी नहीं मिला, वार्ड मेंबर का भी नहीं मिला। खुश आपके बीच में आ रहा है, अभिनय जी विधायक बनते मंत्री बन जाते तो भी पैर, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? क्या राजनीति में इस शर्त पर काम किया जाता है, एमएलए एमपी की टिकट मिले तो जो कार्यकर्ता वर्षों से त्याग तपस्या के माध्यम से पार्टी की सेवा करते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलती उनका क्या होगा, इस पर विचार करके अब हालत क्या है? हालत क्या है कांग्रेस की? टिकट मिलने से पहले ही अनेक नेताओं ने हथियार डाल दिए और टिकट मिल गई तो मिली हुई टिकट को लौटा दिया और कुछ को कल रात तक बदल दिया। जिस पार्टी के कार्यकर्ता नेता संकट के समय, कांग्रेस संकट में है ना, पार्टी की टिकट लेने से घबराते हैं, उस पार्टी की हालत क्या होगी इसका अंदाज लगा लीजिए। और ये टिकट क्यों नहीं ले रहे? पूरे देश में किसी भी कोने पर चले जाइए, दुनिया में निगाह घुमा लेते, हर जुबान पर एक ही चर्चा, आएंगे तो मोदी जी ही, जीतेगी तो बीजेपी। और ये बात जैसे हम जानते हैं ना, वैसे कांग्रेस के मित्र भी जानते, वो भी इंसान है, हमारे बीच में ही रहने वाले हैं। हमें पता है, उनको पता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनको पता है, इसलिए वो कांग्रेस की टिकट लेना नहीं चाहते। पहले कांग्रेस की टिकट लेने के लिए लोग तड़पते थे, अब टिकट किसके गले पड़े इस बात के लिए तड़फन हो रही है। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब बुद्धिजीवी, एक वोट भी यदि बीजेपी के खिलाफ पड़ता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। देश दुनिया में सबसे आगे निकलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में निकलेगा। इसलिए किसी नादानी से, अब मैं पूरा स्पष्ट करके नहीं बताऊंगा, किसी नादानी के कारण से ये ओम जी साहब इनसे तो मेरी नहीं बढ़ती, अरे ओम जी से नहीं बढ़ती, लेकिन बीजेपी सबकी है, नरेंद्र मोदी जी सबके हैं। इधर आपका बटन कमल के निशान पर दबा, उधर आपका वोट मोदी जी के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं जब चलती तो वातावरण हिलोरे नहीं मारता, चुनाव उठता नहीं। चुनाव को यदि उठाना है, अभी न विधानसभा का चुनाव है, न नगर पालिका का, न पंचायत समिति का है, केवल और केवल लोकसभा का चुनाव है। और इस चुनाव में मोदी जी को वोट देना है, उनको तीसरी बार भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाना है। और दिल्ली आज भारत की राजधानी है, बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आज दिल्ली भारत की राजधानी है, पर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली पूरे दुनिया की राजधानी बनने वाली है। ये लड़ाई है, और इस लड़ाई बुद्धिजीवी आगे आया। आप रतनगढ़ का वातावरण तो बदल ही सकते, नहीं बदल सकते। और रतनगढ़ तो वैसे बुद्धिमानों का, महत्वपूर्ण लोगों का, महापुरुषों का, पूज्य लोगों का, धार्मिक लोगों का, अड़ने वाले लोगों का, भिड़ने वाले लोगों का, जल देने वाले लोगों का ये पवित्र स्थान। इतने बुद्धिजीवी तो यहाँ बैठे हैं, इससे अधिक को निमंत्रण दिया गया जो किसी कारण से आए नहीं, और उससे भी डबल इतने लोग हैं जिन तक हम पहुंचे ही नहीं। ये सारे लोग मिलकर 3 दिन में, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, आज मैं कह के जा रहा हूं, 3 दिन में आप रतनगढ़ की फिजा बदल सकते हैं। 3 दिन, इससे अधिक समय लगेगा ही नहीं। और जब रतनगढ़ की फिजा बदल जाएगी तो संदेश पूरे लोकसभा में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना।
तो इस चीज का सबसे बड़े श्रेय किसको मिलेगा? रतनगढ़ के प्रबुद्ध जन को मिलेगा। आपको राजी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। तो आप हाथ जोड़कर विनती है कि 3-4 दिन में इस रतनगढ़ का ऐसा माहौल बना दीजिए, आएंगे तो मोदी जी, जीतेगी तो भाजपा। ये माहौल यदि बन गए, ऐसा अधिकार छोड़ दिया। कोई जाति बीजेपी के खिलाफ है ही नहीं, ये तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे। कोई जाति बीजेपी के खिलाफ है क्या? बीजेपी ने किसी का पूरा किया क्या? मोदी जी तो सबका कल्याण किया। इसलिए भूल कर उस चर्चा में हम शामिल ना हो जाए, हमारे कार्यकर्ता शामिल ना हो जाए। कई बार हो जाते हैं गलती से शामिल के, वोट तो गए इनके गए, किसी के नहीं गए। मीटिंग होगी, जैसे जैसे रैलियां होगी, जैसे जैसे जनचर्चाएं चलेगी, आखिरी दिन तक ये माहौल बन जाएगा। कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे, ये दिखाई नहीं देगी किसी आपको। और मुझे पूरा विश्वास है। अब मेरी इच्छा क्या थी? मेरी इच्छा थी हम भाषण देके चले जाए, आप तालियां बजा ले, तो रोज ही करते रहते। मेरी इच्छा यह थी हम सब तो बैठे रहे, और आप जो प्रबुद्ध जन वो बीजेपी को कैसे ऐतिहासिक जीत दिलाए, इस पर सुझाव देते। और आपका जो सुझाव होते वो सारे सुझावों को मिला लेते, उसका कोई एक पत्रक बना के पूरे लोकसभा क्षेत्र में बांटते, वही मार्गदर्शिका होती। तो यदि समय है 10-15 मिनट अखिलेश जी कहते हैं तो, और आप घर नहीं जाएंगे तुरंत, तो 10-15-20 मिनट में आपके सुझाव आ जाए। संक्षेप लंबा बोलना भी बुद्धिमानी है, और कभी कभी संक्षेप में बोलना उससे ज्यादा बुद्धिमानी है। तो ये यदि कर दे और आपके सुझावों को मैं लिख कर उसका क्या उपयोग है? संभव हो? बोलना चाहे तो बोलना चाहे तो सुझाव दे दे। कोई सुझाव एक 2 वाक्यों में देना चाहे तो दे दे। कौन सा सुझाव काम आ जाए? वहीं बैठ खड़े होकर भी दे सकते। उद्बोधन आज से, अभी से, इसी समय से रतनगढ़ की दिशा और दशा को बदलने वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी को अत्यंत मजबूत बनाने वाला होगा। जैसा इसे कहते हैं अनुभव, इसे कहते हैं अभिभावकों का सानिध्य। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कोई भी ऐसा सुविचार सुझाव जो आप हमारे अभिभावकों तक बताना चाहते हैं, जो हमें श्रेष्ठ बनाए, मजबूत बनाए, जो हमें हमारे मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं, अगर कोई भी है तो वो खड़ा होकर अपनी जगह से मंचस्थ अभिभावकों को बता सकता है। लेकिन श्रोता सभी साथियों से मेरा निवेदन है, ओम जी भाई साहब से मेरा निवेदन है, सभी बैठे हैं मंच पर से निवेदन है कि चुनाव के समय तक पार्टी इंतजार करती रहती है पूरे जिले में, पूरे देश में कई जगह है कि मतदान के बूथ के एजेंट समय पर तैयार किए जाते हैं, उनको पहले तैयार किया जाए, जिससे वोट प्रतिशत बढ़ने का एक संभावना है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज जो प्रभु लोग बैठे हैं अपने अपने बूथों को जहां निवास करते हैं या उसके अलावा जो भी बूथ हैं उनको अपने कर्म धर्म से गोद दे रहे। गोद देने का दायित्व का मतलब उस बच्चे को पालना पोषना हमारा दायित्व होता है, उसका संरक्षण का दायित्व होता है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम लोगों का दायित्व बनता है उस वार्ड को हम कोशिश करें मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, उसको गोद देने का काम भी करने के लिए मेरे वार्ड नंबर 4 को पिछली बार 275 वोटों से अवधेश को अधिक वोट मिले थे,
इस बार उसे डबल जीत हम दिलाएंगे, ये मेरा वादा है। इसी प्रकार सभी आप अपने अपने वार्डों में ये है विचार करें, ये जीत का मंत्र है ओम जी भाई साहब। जय जय। और भी कोई उपस्थित? आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे सभी प्रबुद्धजन, मंच पे आसीन सभी का सादर अभिनंदन, स्वागत। मैं इस बात को ये कहना चाहूंगा कि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, उस समाज में एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई। मैं इस विचार के लिए माननीय हमारे ओम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, ऐसा मेरे को एक विचार दे जिसमें सभी समाज के जो है प्रबुद्धजन है या जो भी है शिक्षित वर्ग है, उनके ये जो भ्रांति है मैं किस तरह से दूर करूं, इस बात के लिए मैं उनसे ओम जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं। देश हित का काम ही मोदी जी कर रहे हैं और ये भ्रांतियां चुनाव के समय फैलाई जाती है और चुनाव के बाद वो मुद्दे सारे गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, चुनाव के समय उनके पास कुछ है ही नहीं, वे उनके पास क्या बताने के लिए, उपलब्धि बताने के लिए। तो वो चुनाव के समय कोई ऐसा टोटका लाते हैं और चुनाव खत्म हुए और गायब। मोदी जी तो वो व्यक्ति है जिन्होंने अंबेडकर जी के 5 कर्म स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित किया है और मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे गर्व है मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए सेवा कर रहा हूं। तो ये भ्रांतियां चुनाव के लिए फैलाई गई है और भी कई बात, इतनी बात नहीं है, बहुत बातें हैं। तो इसलिए इनका जवाब आप दे सकते हैं और कुछ साहित्य लिटरेचर मंगाए और उस समाज में जो अपने नेता है अपनी पार्टी के, उनको आगे कीजिए, उनके साथ जाइए, उनकी पीठ थपथपाइए और बोलिए। निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भाई जी रमेश जी महर्षि अपना उद्बोधन देंगे, उसके बाद और ये जलपान की नाश्ते की व्यवस्था की गई है, सभी अपना जलपान करके जाएंगे, ऐसी कोई नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसे। मोदी जी ने 52 कार्य किए हैं। विरोधियों को पूछा जाए आप 10 कार्य भी गिना के दिखा दो, हमें ये 52 कार्य को अपने बताना है, एक एक व्यक्ति को 52 कार्य किए, 52 देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। इसलिए जय विज्ञान जय संविधान जो बोल रहे हैं, इसका कोई ये नहीं विधान, जो चल रहा है अखंड भारत का विधान है। सीधी सी बात है। सम्मानित मंच, साथी व मातृशक्ति, मैं हमारा विचार मैं सुबह 7 बजे और शाम तक हर घर में जा जिम्मेवार आदमी ने कहूँ कि आप वोट बारे नहीं रहे, सगड़ा नहीं करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा मत करवावे। एक जिम्मेवार आदमी ने घर के मालिक ने से वोट बारों खुद की जिम्मेवारी है, बुलार वोट। मौके पर मैं कुलदीप गौड़ भी निवेदन करना चाहूंगा अपने अभिभावकों से कि थोड़ा सा एक स्थानीय संगठन, बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी, युवा मोर्चा मंडल, देहात, संपूर्ण संगठन, मैं निवेदन करूंगा कि एक थोड़ा सा खाली स्थान सा लंबे समय से प्रतीत हो रहा है, तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके जो भी उचित है उस पर कार्रवाई करके एक मजबूत संगठन तैयार किया जाए। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रथम कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र से श्रीमान अभिनय जी महर्षि को कि वो हमें संबोधित करें। बोलो भारत माता की नास्तो अच्छा का सज्जन माँ भारती के चरणों में प्रणाम। मंचासीन आदरणीय ओम जी भाई साहब, आदरणीय रवि जी,
आदरणीय बजरंग जी भाई साहब, शिखाजी बैद, दिनेश जी बैद साहब, आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, आदरणीय पारीक साहब, आदरणीय सुगन चंद जी मंडार साहब, सामने बैठी हुई मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में प्रबुद्ध जनों की जो बैठक आपने बुलाई उसमें प्रबुद्ध जन ही आए हैं। मैं एक एक चेहरे को जानता हूं, नाम से जानता हूं, उन सब के व्यक्तित्व को जानता हूं। ओम जी भाई साहब, मुझे ये देख करके खुशी है कि ये सारे प्रबुद्ध जन जिस तरह से मोदी जी की भावना के अनुसार ये देश विश्व में अपना परचम फहराए, इस बात की कोशिश करने के लिए संकल्प के साथ में हमारे बीच में बैठे हैं। तो आज की बैठक देखने के बाद में मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाई देवेंद्र झाझड़िया को बहुत भारी बहुमत से हम लोग आगे रख करके और लोकसभा में भेजेंगे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आप लोगों को बता दी, मूल मंत्र भी मिला और सही कहा थानदार जी ने कि देखिए हम लोग क्या है कि पूरी दुनिया में भाषण देते घूमते रहते, लेकिन हमारा बूथ जो है, हमारा घर जैसे मेरा घर है, तो मेरे घर के आसपास के यदि मैं 10 घर की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, 12 घर की, तो मैं मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ में न्याय नहीं करता। सबसे पहले आप उन 10 परिवार की जिम्मेदारी लेकर के उनके पास में जाओ, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं लगता है, आप उनके पास में जाओ। हो सकता है जैसे बजरंग जी भाई साहब जहां 10 घरों में जाएंगे वहां कोई मेरे से नाराज होगा, कोई बजरंग जी से नाराज होगा, कोई किसी से नाराज होगा, लेकिन यदि मेरा मानना है यदि एक बार हम उनके घर चले जाएंगे तो वो नाराजगी आदि तो वहीं पर दूर हो जाएगी और फिर ये कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, आपने मेरे से नाराजगी है, मैं आ गया। आज विश्व में भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है और ये ऐसा मौका है, ये चुनाव कोई देवेंद्र झाझड़िया का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान की उन्नति का चुनाव है, हिंदुस्तान के विकास का चुनाव है। हिंदुस्तान विश्व में कैसे तीसरी आर्थिक शक्ति बने, ये इस बात का चुनाव है। माताएं, बहनें, बच्चियां सुरक्षित इस देश में रहें और प्रगति करें, ये इस बात का चुनाव है। किसान खुशहाल रहे, उनको पानी पहुंचे, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछे, इस बात के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो रहे हैं उन्होंने ही काम किया है। अभी आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ एक्सीएन के रूप में रहे मंडार साहब और बुद्धिजीवी मानता हूं मैं इनको, इन्होंने एक चिंता व्यक्त की। यही चिंता कुछ समय पहले आप लोगों के बीच में, आपके समाज के लोगों के बीच में भ्रांति फैलाने की कोशिश की थी। नारा दिया था, बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले थे और उसमें ये कहा था कि यदि मोदी आ गया तो अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान में संशोधन करके हमारे आरक्षण को खत्म कर देगा। ये बात हुई थी मित्रों। 10 वर्षों से मोदी जी काम कर रहे हैं देश के प्रधान सेवक के रूप में। अपने आप जवाब मिल जाता है कि 10 वर्षों के अंदर संविधान में कौन सा परिवर्तन ऐसा कर दिया जिसके कारण
किसी भी एक व्यक्ति को नुकसान हो गया हो, ये एक उदाहरण तो बता दे कोई, ये उन लोगों को जवाब है कि ये भ्रांति मत फैलाओ। मोदी जी ने कहा, संघ हमारा जो परिवार विचार परिवार है, उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर अभी आरक्षण बंद नहीं करेंगे, अभी आरक्षण चलेगा। और उन्होंने तो आगे बढ़कर के जो लंबे समय से मांग चल रही थी, आपके आरक्षण को बिना छेड़छाड़ किए, बिना खत्म किए, जो लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, उन लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको भी मदद करने के लिए आरक्षण दिया है। इसलिए आरक्षण खत्म करने की भ्रांति फैलाना, संविधान को बदलने की बात करने वाले लोग संविधान को बदल देंगे, उन लोगों को मंडार साहब ये याद दिलवाओ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस से नहीं होकर के भी मंत्री बने थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, उनको ये नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस के अंदर थे। वो अपने ज्ञान, बुद्धि और कौशल के बलबूते पर संविधान लिखने वाली जो सभा थी, उसके सदस्य संविधान लिखने वाले व्यक्ति थे। और इन दोनों को ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उनकी नीतियों के देखा कि देश आजाद हुआ, हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनकी भावनाओं के खिलाफ जब काम करना शुरू किया, तब उन्होंने त्याग पत्र दिया और अंबेडकर साहब को कांग्रेस के उन लोगों ने जलील करके निकालने का काम कर दिया था। ये तो कांग्रेस थी। और दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उनके मन में टीस थी कि संविधान को लिखा बाबा साहब अंबेडकर जी ने, और उस संविधान को हम लोग माने नहीं। इस देश में दो झंडे, दो विधान, दो संविधान, दो झंडे, इसी बात का तो विरोध किया था अंबेडकर जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। दोस्तों, कितना बुरा लगता होगा प्रत्येक भारतवासी को कि जब तिरंगे झंडे को पैरों के नीचे रोंद करके उनको मसल दिया जाता था और भारत माता की जयकारे की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे जम्मू कश्मीर के अंदर। इस बात की पीड़ा थी। और लाल किले के ऊपर, जो लाल चौक है, उसके ऊपर भारत का तिरंगा फहराने की मंशा रखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे। वो धारा 370 हटाने का काम तो जरूर मोदी जी ने किया। इस संविधान के अंदर हम लोगों ने जो कहा कि हम ये करेंगे, धारा 370 नासूर थी इस देश के लिए, उसको बदलने का काम तो किया, लेकिन हमने इस देश की प्रगति, उन्नति, विकास, शिक्षा, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े, इस विचार के साथ में हमने काम किया। मित्रों, प्रबुद्ध जनों का काम जो है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं एक ही बात आप लोगों से निवेदन करता हूं कि 20 घर सुबह कल सुबह ही 20 घर में यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अलग अलग जहां रहता है उसके आसपास के 20 घर सेलेक्ट करके, अपने बूथ के 20 घर सेलेक्ट करके, अपना पन्ने के 20 घर सेलेक्ट करके, वो 60 मेरे हिसाब से वोट है, उन 60 वोटों में जाकर के निवेदन करें, व्यक्तिगत करें और ये विश्वास दिलाओ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार आने वाली फिर है। आप उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बन करके ये विश्वास दिलाओ कि आपका कोई काम राजस्थान की सरकार से होगा, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि मुझे याद कर लेना, मैं आपका काम करवाऊंगा। ये गारंटी आप लोग दे दो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की यशस्वी सरकार बनी है। बेशक हम रतनगढ़ से चुनाव हार गए, लेकिन मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि मैं आपके बीच में रहता हूं, आपके बीच में रह करके
यही इसी जगह पर बैठ करके मैं रोज लोगों की समस्याओं को सुनता हूं और कमजोर हूं मजबूत हूं ये आप लोग तय कर लेना, लेकिन आपके दिए गए वचन को निभाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं, आपका कोई काम रुकने नहीं दूंगा। मैं ये आप लोगों को विश्वास करता हूं। आप उनको एकदम खुल करके कहिए कि आपका कोई काम होगा, बिजली का, पानी का, सड़क का, सरकारी कर्मचारी है, दूर बैठा है, बाड़मेर बांसवाड़ा बैठा है, उसको लेकर के आने की बात हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी बात को गिरने नहीं दूंगा। मैं तो इतनी बात कहता हूं। अब आप लोगों को करना है, देखिए आजकल पेटी अलग अलग, बूथ की अलग अलग पेटी खुलती है और मैं पिछले 25 वर्षों से आपके बीच में हूं, काम यही कर रहा हूं, इसलिए एक एक कार्यकर्ता को जानता हूं कि कौन कार्यकर्ता इस वक्त क्या कर रहा है। चुनाव लड़ता हूं खुद तब लोगों की, कई लोगों को नहीं देख पाता कि कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है, तब मैं भाषण देने में और व्यवस्थाएं करने में सब लगा लेता हूं। लेकिन मित्रों अब तो मेरा काम तो देखने का ही है, मुझे ये पता लगेगा कि ये कार्यकर्ता कहाँ है, कहाँ काम कर रहा है, इसके बूथ में क्या रहा है, पहले मेरे चुनाव में क्या रहा, उससे पहले क्या रहा, अब क्या रहेगा या क्या रहा है, ये सब मेरी आंखों के सामने आएगा। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी की बात है, कोई जैसे वो अशोक गहलोत ने पूछा था ना गोविंद सिंह डोटासरा के सामने कि आपको ट्रांसफर में पैसे देने पड़ते हैं क्या, और उन्होंने कहा बिल्कुल देने पड़ते हैं, देते हैं। फिर दोबारा पूछा तो ये ओम जी भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, बजरंग जी भाई साहब जानते हैं इस बात को और सारे लोग जानते हैं। पिछले 25 वर्षों में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई यदि आपके मन में हो तो बताना, अविनेश महर्षि की ईमानदारी के ऊपर आपको किसी को भी कोई शक है क्या, जो ये कह दे कि हमने एक पैसा इस काम कराने के लिए अविनेश महर्षि को दिया या अविनेश महर्षि के किसी साथी को दिया कि भाई साहब ये काम है, पैसे से आप ये काम करा दीजिए। आप बताओ भाई साहब, बोलो। मेरे चरित्र के ऊपर कोई शक आप लोगों को कि साहब ये आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का तो जरूर है, लेकिन ये तो घर में बुलाने लायक आदमी नहीं है। यदि आप ईमानदारी से, यदि छाती पर हरी हाथ रख के को कहीं अविनेश महर्षि की ईमानदारी और चरित्र के ऊपर यदि कोई शक है, मेरी काम करने की क्षमता के ऊपर यदि आप लोगों को कोई शक है तो आप लोग बताइए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मुझे एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया और मैं परसों प्रोग्राम होते ही फिर दोबारा मुझे मैसेज आया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर दोबारा मुझे याद किया। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना मैं आप लोगों के बीच में जो उन्होंने कही है वो रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अविनेश जी, काम करने वाले व्यक्ति को, जो पार्टी में साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उस व्यक्ति को मेरा उदाहरण बता देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मंत्री भी बनूंगा, मैं संगठन का काम कर रहा था, मुझे पार्टी ने आदेश दिया, मैं भरतपुर का रहने वाला, मुझे कहा कि आप सांगानेर से चुनाव लड़िए, मैं सांगानेर से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का ही कमाल था कि वहां कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, जहां कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है वहां चुनाव नहीं हारते हैं। मजबूत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव जीत करके आए और पिछली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति कार्यकर्ता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नजरें, वो पारखी नजरें उन भजनलाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना करके संदेश दिया कि जो काम करेगा उसको सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं सोचे कि व्यक्ति हम भाई साहब हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको और निवेदन करूंगा, उन्होंने ये भी कहा है कि ये देश के प्रधानमंत्री जी का चुनाव नहीं है, ये देश की उस जो खोई हुई शक्ति थी, खोया हुआ मान था, उस मान को बढ़ाने का काम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है वो हम सब लोगों को याद रखना है।
मित्रों, आप लोग अंदाजा लगाओ, अमेरिका में मनमोहन सिंह जी गए, ओम जी भाई साहब, उनकी जामा तलाशी लेकर के अंदर प्रवेश दिया था, उनके जूते और मोजे भी खुलवाए गए। ये उनका प्रोटोकॉल था कि जामा तलाशी लेने के बाद में हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री को एंट्री दी गई। व्हाइट हाउस में आधा घंटा पहले बुला करके बैठा देते हैं और उसके बाद में 1 घंटे, ठीक 1 घंटे बाद में राष्ट्रपति आकर के मिलते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो पहले वीजा देने से अमेरिका ने मना कर दिया था। वही जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में जब अमेरिका के में रहने वाले भारतीय लोगों ने मोदी मोदी करना शुरू किया और मोदी जी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, अमेरिका में जब गए तो लाल कारपेट बिछा करके एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ करके वहां आधे घंटे पहले आकर के खड़े होकर के मोदी जी का स्वागत किया। ये देश के प्रधानमंत्री की ताकत आप लोगों के आशीर्वाद के कारण बनी। मित्रों, 10 वर्षों में अभी कहा कितने काम बताए, 52 काम बताए। इतने काम किए देश के लिए कि देश 5वीं विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके आया। G20 के अंदर हमको सदस्यता नहीं दे रहे थे, G21 बना दिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने और हमारी अध्यक्षता भी हुई और आज पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है। हमारे भारत झंडे, हमारी भारत माता के झंडे में कितनी ताकत है ये अंदाजा लगाओ। 2 भाई आपस में लड़ते हैं, बाप भी कह देता है कह रहे बंद करो लड़ाई, तो लड़ाई बंद नहीं करते हैं। अमेरिका, यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई हो रही थी उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने दोनों को कहा कि युद्ध रोक दीजिए, मेरे बच्चे मेरे लोग वहां पर हैं, वो जब तक सुरक्षित नहीं आ जाए आप युद्ध रोक दीजिए। और युद्ध रोक दिया दोनों देशों ने। ये कोई ऐसे नहीं कि मोदी जी के अंदर सुगंध आ रही थी उनकी सुगंध चले गई। मोदी जी के जो ताकत थी उस ताकत का एहसास दोनों देशों का था। और उसके बाद में कहा कि आपके लोग कैसे जाएंगे, कैसे पहचान पाओगे, तो कहा कि भारत माता का झंडा लेकर के जो भी व्यक्ति निकलेगा वो मेरा होगा। भारत माता की जयकारे लगाते हुए पाकिस्तान के भी कुछ लोगों ने झंडे ले लिए और वो अपनी जान बचा करके अपने देश में लौट गए। ये देश के प्रधानमंत्री की ताकत है। खून की नदियां बह जाएंगी यदि धारा 370 हटा दी। ये एक नैरेटिव सेट कर दिया था, लोगों को डराने का काम कर दिया था। खून की नदियां तो छोड़ो, एक अंगुली भी नहीं कटी, खून का एक कतरा भी नहीं गिरा और नासूक हट गया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर के देखिए शांति। आप देखें कभी कोई आतंकवाद का नाम सुन रहे हो? अखबारों से भी गायब हो गया है। आतंकवाद समाप्त कर दिया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद में। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बहनों की इज्जत, 3 तलाक कहते थे, ये तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद में बहन रोती रह जाती थी। ये काम यदि किसी ने करने का किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके अंदर जाति धर्म और संप्रदाय को नहीं देखा। तो आज ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा विराट विशाल व्यक्तित्व हमारे बीच में है। देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा यदि लोकप्रिय कोई व्यक्ति है संसार के अंदर आज के दिन तो वो हमारी पार्टी का नेता, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ये भाई देवेंद्र झाझड़िया, ये गरीब झोपड़ी में पैदा होने वाला बच्चा जिसने विश्व के अंदर डंका बजाया भारत का, भारत माता का जयकारा, भारत का तिरंगा झंडा सबसे ऊपर लहराने का काम इस देवेंद्र झाझड़िया ने किया। तो सर्वश्रेष्ठ पार्टी, सर्वश्रेष्ठ नेता, सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट हमारे से निकल करके चले गए। वो लोग आज भी भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास में बोलने के लिए खिलाफ कुछ भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। वो राहुल गांधी के पक्ष में भी एक बात नहीं कह सकते क्योंकि उसके पक्ष में कहने लायक कुछ भी नहीं है। वो आज क्या कहते हैं
वो एक नई अलग ही एक ट्रेंड सेट करने पर लगे हुए हैं, जिससे पूरी जातिगत ध्रुवीकरण हो जाए और उसके आधार पर वो वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रबुद्ध जनों, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पर, सब जगह आप ये बातें बताएंगे लोगों के मन में कि भाई ये है, एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती है। अब किसान की बात करते हैं, कोई एक जाति से किसान होता है? किसानी का काम करने वाला कोई भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे अन्य किसी कास्ट का व्यक्ति हो, वो सब किसान पुत्र है, वो सब खेती का काम करते हैं, वो किसानी का काम करते हैं। मेरे पिताजी के भी 150 बीघा खेत, हम भी 7 भाइयों ने हल चला करके जीविकोपार्जन पिताजी ने करते हुए हम सब लोगों को पढ़ाने का काम किया। तो क्या हमारे से बढ़िया गाँव का खेत देखो जाकर के कहते थे कि पंडित जी से बढ़िया कोई किसान नहीं हो सकता। खेती का काम करने वाला किसान होता है, वो किसानी के दर्द को जानता है। मित्रों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, और मेरे से कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई भी यदि कोई भूल हो गई हो, और मेरे से बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर आज बहुत बड़ी संख्या के अंदर, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। देखिए, चेहरा, मोहरा, शक्ल, सूरत, ये तो भगवान ने मेरे को जैसे दे दी, उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं ओम जी भाई साहब की और या घमंडी सो लगा। देखो, मैं बात आप लोगों के बीच में कह देता हूं, लेकिन मेरे व्यवहार से कभी भी आपको ऐसा लगा, मैं तो प्रथम सेवक के रूप में आपकी सेवा पिछले लंबे समय से कर रहा हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 5 वर्ष के लिए मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया, और चुनाव लड़ा करके मुझे ये जिम्मेदारी दी। 80,000 से ऊपर लोगों ने वोट दिया। उनके भाई साहब को छोटा मोटा वोट संख्या नहीं होती है। मैंने अर्जुन सिंह जी, बजरंग जी भाई साहब तक सारे लोग बैठे हैं, हम सब लोगों ने गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाकर के ये बात कही है, मोहल्लों में जाकर के ये बात कही है कि हम लोग आपकी सेवा करेंगे। डबल इंजन की सरकार आने वाली है, डबल इंजन की सरकार आ गई है, और राजस्थान की यशस्वी सरकार ने आते ही वो सब फैसले किए हैं जो हमने संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाए थे। नौजवानों का भविष्य खराब करने वाली कांग्रेस पार्टी के उन तमाम, गुर्गे बोल दो तो शब्द थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो तमाम जो लोग थे जिन्होंने नौजवानों का भविष्य खराब करके, पेपर लीक करके जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, उन सब लोगों को जेल के सीटों के पीछे डाल दिया। ये बजरंग जी भाई साहब रोज कहते थे कि पेपर लीक माफियाओं को सीटों के पीछे करेंगे, कर दिया गया। 65 भेज दिया अब तक। और मुख्यमंत्री जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग कहते थे भाई साहब मुख्यमंत्री जी ने, मुझे पुलिस का एक बड़ा अधिकारी बता रहा था, मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों की, राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई, और बैठक बुला करके सबसे पहले कहा कि मैं प्रेजुडिस नहीं हूं, मैं किसी भी अधिकारी के प्रति पहले से कोई, मेरे मन के अंदर किसी भी तरह का कोई गांठ नहीं है कि ये इसका, ये तो फलाना सरकार का। सरकार के साथ में अधिकारी मिलकर के काम करते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। आपने कोई प्रेजुडिस नहीं हो। मैं राजस्थान को अपराध मुक्त राजस्थान चाहता हूं। मुझसे क्या चाहिए बताइए, मैं दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है, एक ही लाइन के अंदर पूरा संदेश दे दिया, और वो दिया हुआ संदेश इंप्लीमेंट कर दिया। राजस्थान की कांग्रेस की जकारा सरकार ने उन सबको प्रश्रय दे रखा था, और हमने उनको जेल में डाल दिया। अनेक ऐसे काम किए। ये पानी का समझौता कोई कम बात है क्या? वो विधानसभा में हर बार मुद्दा बनाते थे, क्योंकि उनको करना नहीं था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। तो ERCB का मामला एक झटके के अंदर जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के बैठ करके कर दिया। बहुत मुद्दे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, आप प्रबुद्ध जनों स्टेज की बात कर रहा हूं, आप लोग 20 घर 60 वोट को टच करिए, कल की तारीख में कर लीजिए भाई साहब। आप 20 घर के अंदर 2 दिन के अंदर कवर कर लीजिए। ओम जी भाई साहब सही कह रहे हैं, फिजा बदल जाएगी।
मैं संकल्प लेता हूं कल 8 बजे हम लोग दौरा शुरू करेंगे। 8 बजे दौरा शुरू करने से पहले मैं कल मेरे पड़ोस के 10 घरों के अंदर जाकर के कह के आऊंगा, सुबह 6 बजे उठ के कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके बीच में आया हूँ, आपके पड़ोस में रहता हूँ, आपका कोई काम हो तो मेरे पास में सीधे चले आना। मैं सुबह 10 घरों में मेरी गली के अंदर जाकर के आऊंगा 6 बजे से 8 बजे के बीच में। क्या आप संकल्प लेते हो इस बात का? ईमानदारी से हम लोग चुनाव जिताते हैं, हम लोग चुनाव जीतते हैं, और ये देश के विकास का, ये देश का चुनाव है। और उसके बाद में आप उन लोगों को जोड़िए, फिर आगे जोड़िए। अभी बहुत समय बाकी है। मैं सही कह रहा हूं आपको, चूरू की लोकसभा सीट में भाई देवेंद्र झाझड़िया विजयी होकर के जाएंगे और वहां हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके अंदर आप सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद उनको मिलेगा, तब जाकर के हम ये हमारी जो भावना है उसको फलीभूत कर सकेंगे। आप पधारे होंगे भाई साहब, रवि जी, सारे लोग, मैं आप सब लोगों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सही कह रहा हूं कि आज मैं तो सोच रहा था कि इन्होंने कहा कि हम रतनगढ़ में प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ की हमारी बैठक करेंगे, तो आपको आना है तो 5 बजे आना है, तो मैंने सोचा आ जाऊंगा। मैंने सोचा कि हम लोग जब उस कमरे में बैठ करके मीटिंग कर लेते हैं, या अभी यहाँ छोटा टेंट लगा हुआ है तो यहाँ बैठ करके कर लेंगे, 10-20 लोग आएंगे। मुझे इस स्वरूप का पता नहीं था कि आप लोग आए हो। ये सारा का सारा जो आप लोगों ने प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ ने किया है, निश्चित रूप से आपने जिले में पहल की है। और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ईमानदारी से फिर कहता हूँ, आप लोग यदि 20 दिन का समय हमको दे देंगे, बीजेपी को दे देंगे, यदि इस देश को दे देंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम आश्चर्यचकित होंगे। और जो है ना 4 लाख से ऊपर जीत वाला, उसके अंदर आप लोग पहल करेंगे। यही बात कहते हुए फिर आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, मेरी वाणी को विराम देता हूं, और ये फिर आप लोगों को संकल्प के साथ में दोहराता हूं कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा सेवक के रूप में तैयार रहूंगा। कोई भी कार्य हो आप मुझे कहेंगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। यही बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह ये हमारा सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी परिवार का कि हमें आप जैसा मजबूत और संकल्पित हमें अभिभावक मिला। बहुत ही संसद में सुगन चंद जी एक बात बैठे विराजिए, बस अपन थोड़े ही समय में कार्यक्रम को विराम देंगे। अगले 4-5 मिनट में कृपया सभी से निवेदन है कि आप बैठे। सभी प्रबुद्धजन से मेरा एक आग्रह है कि हमारे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रथम सेवक के रूप में कार्य करने वाले भाई अखिलेश जी महर्षि जी के इनके सानिध्य और आशीर्वाद से मुझे सचिवालय में 2 मंत्रालय का काम जरूर मिला है। तो इनके माध्यम से जो भी काम होगा PhD का और शिक्षा एवं प्रजातंत्र विभाग का, तो इन दोनों विभागों का छोटा मोटा मैं काम सेवा दे रहा हूँ वहाँ सचिवालय में। तो आप में से कोई भी इनके माध्यम से कोई भी कागज आएगा, मैं उसको गति देने का प्रयास करूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों धन्यवाद सुगन जी। साथियों आज का ये सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी जन प्रकोष्ठ का ये सम्मेलन उपस्थित अभिभावकों के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हम ये तय करते हैं कि हमसे प्रेरणा लेकर बूथ मंडल युवा सबके साथ कल से अभी से कार्य लग जाएंगे। मैं राजकुमार जी महर्षि से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के लिए आए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठे, 2 मिनट के लिए, और ये जलपान की व्यवस्था की गई है, सभी चाय नाश्ता करके जाएंगे। उपस्थिति दर्ज करवाई, कहीं भूल से मेरे कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पश्चिम उम्र से जसवंत सिंह जी
हाँ जी, और गर्मी होगी परिवार में। आज सभी आठों मंडलों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो पधारे हैं। बहुत समय हो गया है, चाय नाश्ता करके जाएंगे।